बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, और इस डेफिनेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए डेफिनेशन पे जरा फोकस करना, ठीक है ना। तो हमारी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या है शबाश, रिप्रोडक्टिव, जल्दी जल्दी शबाश, हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलोगे बेटा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली लोग क्या, भाई सुनना ध्यान से, ये पूरा चैप्टर हम खाली एनसीईआरटी बेस पे पढ़ने वाले, बाहर कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी बंदे को नॉर्मली बोलोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज है बेटा, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक्सप्लेन करो, तो मोस्ट कॉमनली 99.9% लोग जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नहीं पढ़ा है बेटा, वो आपको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेटा। ये क्लियर हुआ, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप बोल सकते हो। ये समझ आया ना, मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मैं मेल के लिए वर्ड की, क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, तो दिमाग में आएगा क्या इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा है, इसकी टेस्टिस अच्छी है, इसका पीनस अच्छा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं है, स्पर्म काउंट प्रॉपर है कि नहीं है, डैश एंड डैश एंड डैश। क्लियर है ना। फीमेल के लिए वर्ड यूज करे, ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई सिस्ट तो नहीं है यूट्रस के अंदर बेटा, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स। ये समझ रहे हो ना। तो नॉर्मली हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा इसी चीज को मानते हैं, समझ आया ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉर्मल मीनिंग अगर आप देखोगे, इट मींस हेल्थ ऑफ, चलिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर किसी बंदे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे हैं, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, प्रॉपर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, मेल हो या फीमेल हो, तो मैं ऐसे मेल एंड फीमेल को क्या बोल सकता हूं कि ये वाला मेल एंड ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिवली क्या है बेटा, हेल्दी है। ये समझ आया। बट सुनिए प्लीज ध्यान से बेटा, बट जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिजिकल बेसिस पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है बेटा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनना प्लीज, लिखो बाद में बेटा, ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज है। शुरुआत वाला पोर्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ना, यहाँ डाटा याद रखना है, तो थोड़ा सा आपके बोरिंग लग सकता है, बिकॉज इसमें कोई मजे वाली बात, बट डाटा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको स्ट्रीमलाइन तरीके से समझाने का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपने समझा, पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये डेफिनेशन लंबे समय तक लोगों के पास थी, लोगों ने इसको समझा भी और फॉरवर्ड भी किया। बट जब डब्ल्यूएचओ को बनाया गया, डब्ल्यूएचओ में जब अच्छे अच्छे लोग बैठे बेटा, जब उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की तरफ नजर मारी ना, इनको इसमें बहुत सारे लूप होल्स या ड्रॉबैक्स लगे बेटा। रीजन क्या है, बिकॉज इस डेफिनेशन में, इस डिपार्टमेंट में हम खाली फोकस किस पे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शबाश, मेल एंड फीमेल के। अरे समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल एक मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन्स बेस्ट है, एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेस्ट है बेटा, ठीक है, स्पर्म काउंट बेस्ट है, ओवुलेशन प्रॉपर टाइम पे हो रहा है। बट फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ एनी अदर अनसर्टेन रीजन बेटा, इस कपल का तब भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, फिजिकली दे आर वेरी फिट, बट फिर भी किसी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से इस कपल का बहुत बार ट्राई करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है बेटा। तो मुझे बता, अब ये बच्चा ना होना इनकी फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई असर डालेगा, चलिए कोई असर डालेगा, नहीं डालेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है बेटा, अरे बात समझ रहे हो ना। लेकिन अब इनके ऊपर असर बेटा फिजिकल हेल्थ पे नहीं पड़ रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे नहीं पड़ रहा है, अब इनका असर किस पे पड़ेगा, बात समझ आया ना, पहली बात बेटा, क्लियर है। अब जब मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा बेटा, जैसे मान लो 6 औरतें एक साथ बैठी हुई है और सब बात करी आपस में, मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, दूसरे ने बोला मेरी शादी हुई, मेरा 1 बच्चा है, तीसरे ने बोला मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हूं। अब ये जो लड़की है जिसके पास अल्लाह ने सब कुछ बेच दिया है, बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी बेटा, अब इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फीमेल्स में बेटा, मेंटल हेल्थ के बेटर ना होने की वजह से इसके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं समझ मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल काला है बेटा, मतलब कलर में काला है, और आप किसी तीसरे बंदे को ओए काले, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत है बेटा, आप समझ रहे हो ना। तो जो आपका दोस्त है बेटा, ऑल्दो आप इस दोस्त को नहीं बोल रहे कि तू काला है, तू किसी तीसरे बंदे को बोल रहा है कि तू काला है बेटा, समझ रहे हो ना। तो ये जो दोस्त आपके बगल में खड़ा हुआ है, ये वर्ड सुन के बेटा इस बंदे पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सेम इधर में यूज करना चाहता हूं, सेम एनालॉजी बेटा, कि एक फीमेल है, एवरीथिंग इज गुड इन दैट फीमेल, एवरीथिंग इज गुड इन दैट कपल। बट इमेजिन कर लो कि ये कपल किसी पार्टी में गए, वहां बहुत सारे कपल्स है, तो जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलावा, फिजिकल हेल्थ के अलावा इसका रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे ना, दैट इज बेबीज बेटा, तो ऑफकोर्स इन लोगों को बुरा लगेगा, इनके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा, इनके मेंटल स्ट्रेस पे फर्क
मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? अब जब ये कपल बेटा किसी सोसाइटी में रह रहा है, मान लो फॉर ये बागात में रह रहा है, बागात के किसी एक्सवाइजेड इलाके में रह रहा है, और उस इलाके से जब ये कपल निकलेगा वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक, या किसी शादी में जाएगा या किसी पार्टी में जाएगा बेटा, क्लियर है ना? तो सोसाइटी इस कपल को किस नजर से देखेगी? अरे इन बेचारों का 2 साल हो गया ट्राई करते लेकिन फिर भी बच्चा। ऐसा होता कि नहीं? ये रियलिटी है बेटा हमारी सोसाइटी की, ये समझ रहे हो ना? तो WHO के दिमाग में एक जबरदस्त बात आई है बेटा, उन्होंने बोला कि सर अभी तक हम एक कपल के रिलेटेड, एक फैमिली के रिलेटेड, एक सोसाइटी के रिलेटेड जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड यूज करते हैं तो हमारा मेजर फोकस जो रहता है ना बेटा, वो किस पे रहता है शाबाश? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे रहता है। लेकिन इस फिजिकल एस्पेक्ट के बेटर ना होने की वजह से इस कपल, इस फैमिली या इस सोसाइटी के ऊपर बेटा खाली फिजिकल एस्पेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा बेटा कुछ और चीजों पे भी फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कपल के जल्दी जल्दी बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्लियर है ना? इस कपल के शाबाश मेंटल स्टेट या मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना? इस कपल का जो सोशल इमेज है अपने गांव में, अपने इलाके में, अपनी फैमिली में, अपने कास्ट में बेटा, ठीक है ना, उस सोशल इमेज पे भी क्या पड़ेगा? जल्दी जल्दी शाबाश। इसको आप ऐसे भी समझो बेटा, मान लो कोई बंदा है, आपको पता चला इसका एड्स है, आपका दोस्त है, और आपको आज पता चला कि इसका एड्स है बेटा, तो आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना? अब जब उस बच्चे को पता चलेगा कि मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मेरे को एड्स है बेटा, तो मुझे बता क्या इन चीजों पे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिहेवियर में भी आएगा, मेंटल में भी आएगा, और सोसाइटी तो आपको पता ही कैसी है बेटा, ये समझ रहे हो ना? तो WHO ने एक जबरदस्त काम किया, उसने बोला कि सर अगर आप, सुनना प्लीज ध्यान से, अगर आप आज के बाद कभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ऑफ कोर्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ तो आता ही आता है, बट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी बहुत जरूरी है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर का एस्पेक्ट जरूरी है, मेंटल स्टेट का एस्पेक्ट जरूरी है, और नहीं समझ आया? तो अब इस डिस्कशन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा आप किस ऑर्गेनिज्म को, या आप किस ह्यूमन को, या आप किस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हो, तो हम बोल सकते हैं वही इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है जो क्या है बेटा? जल्दी जल्दी, जो क्या है शाबाश? जो फिजिकली हेल्दी है। समझ रहे क्या बता रहा मैं? जो शाबाश, जो मेंटली हेल्दी है बेटा। अरे समझ आया? जो बिहेवियरली हेल्दी है बेटा, क्लियर है कि नहीं है बेटा? और जो सोशली हेल्दी है बेटा। अरे समझ आया? क्लियर है? इसका मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूं। मान लो फॉर आप बॉडी बिल्डर हो, आपके 6 पैक एब्स है, मतलब सब कुछ बेस्ट है बेटा, ठीक है, लेकिन आपको कोई भी दोस्त वाली ग्रुप में हल्का सा मजाक कर देता है ना, आप मजाक पे ही क्या कर जाते हो? रोना शुरू करते हो, या मजाक पे भी क्या करते हो? गुस्सा करते हो बेटा। समझ आया ना? ऑल्दो आप फिजिकली क्या हो बेटा? बहुत हेल्दी हो, लेकिन मेंटली या इमोशनली बेटा आप बिल्कुल भी हेल्दी। अरे समझ आया क्या बताया? तो इस सेंस में मैं आपको बोल सकता हूं कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। नहीं समझ आया मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर है बेटा? आप बेस्ट हो बेटा, ठीक है, आप रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी हो, आप मेंटली भी हेल्दी हो, आप बिहेवियरली भी हेल्दी हो, ठीक है ना, एवरीथिंग इज गुड। बट जब आप रोड पे निकलते हो बेटा, ठीक है, आप कूड़ा करकट फैला देते हो, आप गंदी जगह पे सुसु कर देते हो जहां करनी नहीं है बेटा, ठीक है, आप पेड़ काट देते हो, ठीक है, आप गाड़ी जिस जगह पे डस्ट है बेटा वहां तेज चला के पीछे धुआं उड़ा देते हो, तो आप सारी चीजों में बेस्ट हो, बट यहाँ पे आप सोशली बेस्ट, तो आपको बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोला जाएगा। नहीं समझ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए बेटा जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ का है, उतना ही बिहेवियर का है, उतना ही इमोशन का है, उतना ही मेंटल का है, और उतना ही सोशल। तो अगर कोई बंदा इस सब में बेस्ट है बेटा, तब जाके उस बंदे को क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाएगा। खत्म हो गया। समझ आया? और यहाँ पे एनसीईआरटी ने और एक बात लिखी है जो नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, वो आपको याद रखना है कि WHO जो है बेटा, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ होते हैं? कहाँ होते? जल्दी जल्दी शाबाश, जिनीवा में होता है बेटा, याद रहेगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है और नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। WHO के हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है बेटा। खत्म? तो क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो बताओ फटाफट से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी शाबाश। चाहिए हम बाद में देखेंगे। शाबाश, क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब? शाबाश, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है सबसे पहले शाबाश फिजिकली हेल्दी होना, है ना बच्चा। नेक्स्ट शाबाश मेंटली और शाबाश इमोशनली हेल्दी होना। समझ आया ना बच्चा? ठीक है, अगर आप बात बात पे घर वालों से गुस्सा करते हो तो आप इमोशनली हेल्दी, बाकी में हेल्दी हो सकते हो। बट अगर आप चीजों पे छोटी छोटी चीजों में गालियां दे रहे हो
तो आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो। अगर आप बाहर जाके बच्चों से लड़ते हो बेटा अपने गांव में या जहां पे भी रह रहे हो, तो आप सोशली हेल्दी नहीं हो बेटा। समझ आया ना? चले यहां पे बेटा शबाश, फिजिकली इमोशनली शबाश, बिहेवियरली हेल्दी होना जरूरी है बेटा, ठीक है ना, एंड इंपॉर्टेंट शबाश। क्लियर होगी बात? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, ठीक है ना, ये तो हमने एक इंडिविजुअल की बात करी ना कि एक इंडिविजुअल कब रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सकता है, तो आपने ये 4 चीजें बता दी। अगर मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, मुझे बता एक सोसाइटी को हम कब बोलेंगे कि ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? सोसाइटी समझ रहे हो ना? सोसाइटी में जहां पे क्या होंगी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज होंगी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में रह रहे होंगे बेटा। तो एक सोसाइटी को आप कब बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? वेरी गुड बेटा, समझ आया ना? मान लो बागात एक सोसाइटी है, यहाँ 1 लाख बंदा रह रहा है, तो अगर इन 1 लाख बंदों में हर एक बंदा क्या इंडिविजुअली क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो हम पूरी सोसाइटी को क्या बोल सकते हैं? नहीं समझ आया? जैसे अमेरिका ले लो बेटा, अमेरिका एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, यानी सारे यूरोपियन देश जो है बेटा, वहां सारे लोग क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ऑन एन एवरेज हम मीन मान के चलते हैं बेटा। ये क्लियर है ना? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के अंदर जिनको आप मिलोगे बेटा, उनको इन 4 चीजों में आपको क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। फिजिकली भी वो बेटर होते हैं, बिहेवियर वाइज भी वो बेटर होते हैं, समझ आया ना, सोशल वाइज भी वो बेटर होते हैं, इमोशनल वाइज भी वो क्या होते हैं, बेटर होते हैं। इसलिए हम वहां के देशों को क्या मानते हैं, इमोशनली शबाश, फिजिकली, बिहेवियरली एंड सोशल, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। समझ आया ना? तो एक सोसाइटी को हम तब बोल सकते हैं कि सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है व्हेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट सोसाइटी इज, समझ आया ना बच्चा? आगे बढ़े, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पढ़ लो बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सेंटर कहां पे, हेडक्वार्टर जिनीवा, हमारा हेडक्वार्टर क्या पीडब्ल्यू का, नोएडा में। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब ये हर जगह है बट हेडक्वार्टर इनका कहां है बेटा, जिनीवा में। समझ रहे ना बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड, समझ आया? पक्का? अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है, तो पढ़ो फटाफट से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म? तो पढ़ लो जान से। द टर्म सिंपली रेफर्स, जल्दी जल्दी शबाश, द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ, समझ आया ना बेटा? आगे पढ़ लो क्या लिखा। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स शबाश इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑल्सो बेटा। क्लियर है बेटा? आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शबाश WHO बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस ए टोटल वेलबींग इन, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल बेटा। समझ आया बच्चा? आगे पढ़ो। देयरफॉर ए सोसाइटी विथ physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related might be called reproductively healthy। समझ आया? मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी चीजें आपने पढ़ी है, जो भी आप आगे सुनोगे, ठीक समझ रहे हो ना? जैसे रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल बेबी का मतलब क्या होता है, एक मैच्योर बेबी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, पीनस, वेजाइना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डैश एंड डैश, बेरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये सारी चीजों के रिलेटेड जब आप कभी भी खड़े होकर बात करो ना बेटा किसी सोसाइटी में, वहां इन चीजों से कोई भी बंदा आपको टोकना, अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहां सेक्स के रिलेटेड जब भी कोई बात हो, वहां किसी को कोई फर्क उसके बिहेवियर पे, उसके इमोशन पे, उसकी सोशल लाइफ पे नहीं पड़ता है, ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं शबाश, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। अरे क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन याद रखने, बोर्ड में पूछा गया बेटा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बेटा। तो सेम यही पैराग्राफ वहां चिपका देना आपको। अरे क्लियर हुआ? ऐसे ही लिखना है इसको। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से पढ़ना चाहते कि हो गया? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट बेटा। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let's examine them। तो अब एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि सर अब आपको समझ आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा कि हम बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहे हैं या इस स्टेज पे हम बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? तो रीजन में आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, शायद आपको ग्राफ देख के समझ आएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना ज्यादा जरूरी, ऑल्दो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बट एक एस्पेक्ट जिसने मजबूर किया हमको बच्चों को समझाने के लिए कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना ही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना ही है बेटा, वो एक एस्पेक्ट आपको समझ आएगा इस ग्राफ से बेटा। जरा ध्यान से देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको।
पॉपुलेशन का ग्राफ है बेटा। ये आपको दिखा रहा है कि बढ़ते समय के साथ पासिंग टाइम के साथ इंडिया की जो जनसंख्या है बेटा, समझ रहे हो ना, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन है, वो कंटिन्यूसली क्या होती गई, एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। और यहां तक बेटा 2023 में हमने चाइना को पीछे छोड़ा और आज दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री जो है बेटा, जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वो कौन है बेटा, वो इंडिया है। अरे समझ आया। अब पॉपुलेशन बढ़ने के अपने फायदे भी होते और अपने नुकसान भी होते। फायदे होते हैं अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है, और नुकसान होते हैं बेटा अगर आपकी कंट्री डेवलपिंग है बेटा, समझ आया। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी किस स्टेज पे, तो इसलिए रिप्रोडक्शन का बढ़ना अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है बेटा। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा। अरे समझ आया ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक फैमिली है, फैमिली में खाली पापा कमा के आ रहा है पैसा, और खाने वाले रात को बैठते 15-20 लोग, तो ऐसी फैमिली का हालत क्या होगा, जल्दी क्या होगा बेटा, खराब होगा ना। लेकिन इमेजिन करो बेटा, ऐसी फैमिली है जिसमें 15 लोग हैं और 15 के 15 कमा के शाम को आ रहे हैं बेटा, तो ऐसी फैमिली क्या है। ये कहानी है बेटा डेवलपिंग कंट्री की और डेवलप्ड कंट्री की। डेवलप्ड कंट्री में लोग ज्यादा है, कमाने के जरिए भी ज्यादा है, और ऑटोमेटिकली फैमिलीज भी क्या है बेटा, खुश है। लेकिन डेवलपिंग में अनफॉर्चुनेटली ऐसा, बिकॉज कमाने के जरिए क्या है बेटा, तो शॉर्ट में रिसोर्सेज क्या है बेटा, कम। नहीं समझा मैंने क्या बोला। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोगों को समझाना हमारे लिए जरूरी क्यों हुआ। मैंने पहले ही बोला ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है बेटा, बिकॉज जहां लगेगा आपको समझ लो ना, कल तक पता नहीं क्या पढ़ रहा था, आज कहां पहुंच गया। तो बट ये याद रखना पड़ेगा, आगे इसमें अच्छी चीज आने वाली, ठीक है। तो फिर से मैं आता हूं वापस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बच्चे को समझाना हमारे लिए जरूरी क्यों है बेटा, रीजंस बहुत सारे, आगे और रीजंस पढ़ेंगे। बट एक चीज जिसने हमको सबसे ज्यादा मजबूर किया बेटा किसको समझने के लिए, वो है बेटा हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या बेटा, समझ है ना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। बिकॉज जब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे, एक फैमिली के अंदर 10-10 लोग हो गए, तो ऑटोमेटिकली बेटा हर बच्चे को प्रॉपर केयर, हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन, हर बच्चे को शाम के समय बेटा प्रॉपर खाना, तो माल न्यूट्रिशन के केसेस आए बेटा। अरे समझना, बच्चे इमेच्योर पैदा होने लग गए बेटा। और जब आपके देश में इमेच्योर लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वो आने वाले समय बेटा हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, वो बुरा है बेटा, समझ आ रहा है। जो माँ 10 बच्चों को पैदा कर चुकी है बेटा, क्लियर है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी पे क्या आया, हेल्थ टोल आ गया बेटा, उसकी बॉडी इफेक्ट होने लगी। ऐसी माओं की डेथ भी होगी कभी कभी बेटा, बिकॉज हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास हॉस्टल्स उतने ज्यादा डेवलप्ड, आपको तो नहीं पता, आप तो नए नए हो बेटा, लेकिन हमारे जमाने में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की डिलीवरी घरों में करी जाती थी। और ऐसे केस में बहुत बार बेटा डिलीवरी देते देते फीमेल हो जाती थी, टाटा बाय बाय बेटा। अरे समझ ना, माँ मर जाती थी बच्चे की, बच्चा पैदा होता था। रीजन क्या है, बिकॉज उस समय इंडिया के पास वो बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल, गाँव में सड़कें अवेलेबल। आप पुराना आइडिया लगाओ बेटा कि ये क्यों किया गया, इंडिया ने ऐसी प्लानिंग क्यों लाई बेटा, समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं। तो इस वजह से बेटा बढ़ती हुई पॉपुलेशन इंडिया के लिए ऑल दो बेटर हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई बेटा, बिकॉज हमने बढ़ती पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन वाइज, जॉब वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, रिसोर्स वाइज बेटा हम उनको स्टेबल नहीं कर पाए। समझ आया मैंने क्या बोला। तो इसलिए बेटा इंडिया ने क्या किया, दुनिया के अंदर पहली बार, दुनिया के किसी देश ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया बेटा, इंडिया ने एक स्टेप उठाया जहां पे उन्होंने बेटा लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि ज्यादा पॉपुलेशन से क्या नुकसानात हो सकते, ऑल्दो फायदे हो सकते थे, पर उन्होंने फायदे नहीं गिनवाए, उन्होंने लोगों को क्या गिनवाए, नुकसान गिनवाए बेटा, समझ आया ना। और ये इंडिया ने किया बेटा एक जबरदस्त प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करके, जो आपके नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। एंड दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज शाबाश फैमिली, जल्दी जल्दी शाबाश, फैमिली प्लानिंग बेटा। अरे समझ आया मैंने क्या बोला। तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जन्म, सुनिए ध्यान से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जन्म पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर या हमारे देश के अंदर बेटा किस कॉन्सेप्ट को लेके हुआ। ऑल्दो आज के लिए बहुत सारे काम करता है, मैं आगे सारे काम आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यू श्रीनगर में क्यों आया, पैसे कमाने के लिए, बच्चों का प्यार था बेटा, बच्चों का प्यार था, ऑनलाइन में बच्चों का प्यार मिला, तो सर लोगों ने बोला कि यार पीडब्ल्यू में एक ऑफलाइन सेंटर होना चाहिए। तो मतलब पीछे सेंटर खोलने के जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था लव ऑफ, जल्दी जल्दी लव ऑफ स्टूडेंट्स बेटा। सेम चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं बेटा, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आजकल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आजकल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है बेटा। अगर मैं देखूं WHO के अंदर बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म बेटा किसकी वजह से हुआ, शाबाश, वजह थी बेटा बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकना बेटा। नहीं समझ आया,
बाद में और चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन शुरुआत किस वजह से हुई? बढ़ती हुई, समझ आया ना? और बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं आया, पहले एक वर्ड आया, पहले एक कॉन्सेप्ट आया, बाद में उसको ऐड करते करते और चीजें हो गई, फाइनली सब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और वो जो पहली चीज इंडिया में शुरू हो गई बेटा, जो दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो क्या थी बेटा? वो फैमिली प्लानिंग थी। अरे समझा मैं क्या बता रहा हूं? आप फैमिली प्लानिंग क्या करता है बेटा? सबसे पहले फैमिली प्लानिंग क्या करता है? ये कपल्स को समझाता है। जो कपल्स होते हैं बेटा, मैरिजेबल एज के कपल्स होते हैं, ये उनको समझाता है कि ज्यादा बच्चा रखना अच्छी बात, मिनिमम बेटा या तो एक बच्चा होना चाहिए, या तो गांव के कपल है तो 2 बच्चे रखो, शहर का कपल है जो जॉब वॉब कर रहा है बेटा, उनको खाली कितने बच्चे रखने चाहिए? 1 रखना चाहिए। समझ आया ना? तो आपने अगर देखा होगा, अगर आप गांव से आते तो कभी दीवारों में लिखा होता है हम 2 हमारे 2, है ना? कम बच्चे पता नहीं सुखी फैमिली, पता नहीं, पता ऐसे कुछ एड्स वेड्स आते हैं बेटा, ठीक है ना? तो वो एड हम क्यों डाल रहे हैं अखबार में, टीवी में, दीवारों पे? वो क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज जो कपल के पास टेंडेंसी है 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बेटा, ऑल दो इलिटरेट कपल हो सकता है, इलिटरेट कपल हो सकता है, ठीक है ना? पढ़ा हुआ हो सकता है या अनपढ़ हो सकता है, ये पिक्चर देख के, ये एड देख के बेटा उसके दिमाग में ये आइडिया है, यार अगर मैंने ज्यादा बच्चे रख दिए, कल को शायद में उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर, तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या रखेगा? कम रखेगा। तो ये नॉलेज जो हम कपल्स को देते हैं बेटा, वो किसकी वजह से देते हैं? फैमिली प्लानिंग की वजह। समझ आया मैंने क्या बोला? तो रूरल कपल होगा तो हम फोकस करते खाली, लेकिन अर्बन कपल होगा तो हम फोकस करते खाली 1 बच्चे। अरे समझ आया? दूसरी चीज बेटा, अब कपल्स को बेटा हमें बच्चे कम करवाने हैं, ठीक है ना? तो बच्चे को कम करने के लिए कुछ लालच देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा ना? तो लालच हमने क्या दिया बेटा? हमने बोला कि जिस कपल ने 2 ही बच्चे रखे या जिस कपल ने 1 ही बच्चा रखा, उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देगा? कुछ इंसेंटिव्स देगा, कुछ पैसे दे देगा, या मान लो कुछ अवार्ड दे देगा बेटा। तो बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से बेटा बच्चे क्या कर दिए? कम कर दिए बेटा। समझ आया ना? तीसरा, जब हमारे पास कपल्स आने लग गए कि सर ठीक है हम रेडी है अपने बच्चे कम करने के लिए, लेकिन करेंगे कैसे? तरीका क्या है बेटा? तो हमने उनको समझाया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा। बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके, जहां आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स इफेक्ट नहीं होगा, बट इंटरकोर्स के अलावा भी आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो बेटा। समझ आया ना? तो इस प्रोग्राम को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड, और ये हुआ 1951 के अंदर शुरू, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर हुआ? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे पहला प्रोग्राम हमारे देश हिंदुस्तान में शुरू हुआ, वो क्या था बेटा? फैमिली। और फैमिली प्लानिंग का मेजर फोकस क्या था? पॉपुलेशन कंट्रोल बेटा। और कब शुरू हुआ? 1951 के। और इसका स्लोगन, इसका नारा जो था बेटा, वो क्या था? हम 2 हमारे 2 बेटा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? ये समझ आया कि नहीं समझ आया? देखते हैं आगे बेटा, इसको जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है ना? तो ये सारी पिक्चर को जरा ध्यान से देखो और मुझे बता क्या समझ आ रहा है आपको इस पिक्चर से। ये पुरानी, बहुत पुरानी, मैंने नेट से ये पिक्चर्स निकाली है। ये होता है ना वो लिखते हैं ना, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्टल स्लिप होता है ना, एक स्टैंप। तो पोस्ट स्टैंप भी हमने ऐसे बनाए थे ताकि लोगों को इसके थ्रू भी क्या मिले, बिकॉज पुराने जमाने में मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं था। फिर गाँव में बेटा तार जाते थे, तार समझ रहे हो ना? लेटर जाता था। जब लेटर के ऊपर आप ये पोस्टर चिपकाओगे बेटा, तो कोई बंदा वहां पढ़ेगा ना इसको बेटा, तो गांव में इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती थी। क्लियर है? और अगर आप यहां देखोगे तो क्या लिखा है? ए स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली बेटा। दिख रहा है? सब लोग खुश दिख रहे हैं। तो मतलब ये हम आइडिया दे रहे हैं लोगों को कि भाई कम बच्चे रखो, आप खुश रहोगे। समझा? इधर जरा देखो इस पिक्चर को, समझ रहे ना? ये मम्मी है बेटा, मतलब इसके जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हुए, इसने बच्चों में लंबा गैप नहीं दिया बेटा। समझ रहे ना? एक अभी ऊपर बेचारा दे, दूसरा भी चल ही रहा है, तीसरा थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। तो ये शो कर रहा है कि भाई अगर आप बच्चे रखना चाहते हो ज्यादा, तो 2 बच्चों के बीच में 2-3 साल का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि 1 साल एक पैदा हुआ, दूसरे साल दूसरा पैदा हुआ बेटा। समझ आया ना? बिकॉज ये भी आपकी लाइफ को क्या करेगा? सैड करेगा बेटा। अरे समझ लो ना? यहाँ पे ये जरा पढ़ लो बेटा, शिवाय डू नॉट लेट देम ब्रेक यू बेटा। यहाँ इसके बहुत ज्यादा बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मम्मी पापा इनको संभाल, लेकिन यहाँ कम बच्चे हैं। देखो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये स्कूल भी जा रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं बेटा। तो ये पिक्चर वाइज बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया बोलते हैं। तो प्रिंट मीडिया को हमने यूज किया लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, थ्रू विजुअल्स, थ्रू नाटक भी करते थे बहुत जगह। आपको देखो पुराने जमाने में वो नाटक चलता था, जहाँ सड़कों पे वो तमाशा करते थे, उधर भी हमने ये करवाया ताकि लोगों में इंफॉर्मेशन जाए फैमिली प्लानिंग की, कि फैमिली प्लानिंग बेटर क्यों है बेटा। अरे क्लियर ना? आजकल तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता है, राइट? नो, बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया बेटा। ये एज ऑफ सोशल मीडिया है। लेकिन आप आज से 20 साल पहले चले जाओ, मतलब जब मैं भी बड़ा था, पहली बार जब जिंदगी में मोबाइल हमने देखा, हम खुद हैरान हो गए थे कि मोबाइल क्या चीज है बेटा। मोबाइल हमारी जनरेशन में ही आया है, आप याद रखो बेटा। अभी जो आप मोबाइल ऐसे ऐसे चलाते हो ना, तो मोबाइल इंट्रोडक्शन का
किस जनरेशन में हुआ है? हमारी 19 के हम लोग हैं बेटा, तो हमारी जनरेशन में मोबाइल का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन उससे पहले ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब हम पूरा दिन मरते थे कि रात कब हो जाएगी हम टीवी देखेंगे। अब आजकल तो वही टेंशन नहीं है बेटा। तो आजकल हमको ये सब करने की जरूरत, देखा आजकल हम किसको यूज करते हैं ये सब करने के लिए? सोशल मीडिया। ये समझ आया? जल्दी जल्दी ये समझ आया? आप प्लीज नजर रखो ध्यान से बेटा। तो मैंने आपको बोला पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या प्रोग्राम यूज किया? फैमिली प्लानिंग। क्लियर है बच्चा? आप मुझे बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, फैमिली प्लानिंग में हमारा प्राइमरी कॉन्टेक्ट कौन है बेटा? फैमिली प्लानिंग के अंदर हमारा प्राइमरी कॉन्टेक्ट कौन है? बच्चा है कि माँ बाप है? माँ बाप है बेटा। अरे क्लियर है भाई, बच्चा तो बाद में पैदा होगा ना, तो पहले हम समझा किसको रहे, यानी हमारा प्राइमरी कॉन्टेक्ट कौन है बेटा? शाबाश, फादर है और मदर है बेटा। अरे क्लियर है कि नहीं है? जब हमने फैमिली प्लानिंग के अंदर फादर एंड मदर पे फोकस किया तो हम नेग्लेक्ट किसे कर रहे हैं बेटा? जल्दी बोलो शाबाश। हम बच्चे को क्या कर रहे हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता? हमने फैमिली प्लानिंग में सारी चीजें प्रिंट मीडिया में जो फैला दी ना बेटा, वो हमने खाली फैला दी मम्मी के लिए और पापा के लिए कि उनको समझाना है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। मान के चलो बेटा इस प्रोसेस में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो क्या हमने बच्चे के लिए कोई स्पेशल केयर यहां पे रखा? बच्चे को तो हमने पूरा क्या कर दिया बेटा? नेग्लेक्ट कर दिया। समझ आया ना? तो WHO को ये गलती बेटा लगी कि भाई हम फैमिली प्लानिंग के अंदर प्रॉपर फोकस खाली किस पे दे रहे हैं? माँ पे दे रहे हैं और बाप पे दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को क्या कर रहे हैं बेटा? तो इन्होंने फैमिली प्लानिंग का नाम बदल दिया, इन्होंने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया और प्रोग्राम का नाम नया आया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी जल्दी शिवाय, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको RCH बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग को मॉडिफाई करके नया नाम जो दिया गया बेटा वो क्या था, और इसमें हमने मॉडिफिकेशन किस चीज की करी? नाउ फैमिली प्लानिंग के अंदर हमने बच्चों को भी क्या कर दिया? तो अगर बच्चा पैदा हुआ उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या दवाई देनी है, कौन सा एंटीबायोटिक देना है, बच्चा माँ के पेट में है तो बेटा माँ को हमें क्या क्या चीजें देनी है, क्या क्या चीजें नहीं देनी है बेटा, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया? गाँव गाँव शहर शहर फैलाना शुरू कर दिया थ्रू दिस प्रोग्राम जो आजकल भी चलता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? RCH बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो पहले क्लियर हो गया। तो फैमिली प्लानिंग में, जल्दी, फैमिली प्लानिंग में सारा फोकस खाली किस पे? माँ और बाप पे, और मोटिव है कि बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए बेटा। समझ आया ना? लेकिन अगर इन द प्रोसेस बेटा बच्चा पैदा हुआ तो हम बच्चे को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर हमने बच्चे को नेग्लेक्ट किया, मान लो वो लूला पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, दिमाग से थोड़ा पैदल पैदा हुआ, कल को ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनने वाला है बच्चा, तो ये हमारे ही देश को इफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए बेटा हमने वो फोकस किया कि भाई मम्मी पापा तो फोकस है, अब किस पे फोकस रखे? पैदा हुए बच्चे पे बेटा, बिकॉज जो बच्चा पैदा हुआ उसको प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, प्रॉपर दवाई, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बिकॉज अब तो ये पैदा हो ही चुका है, इसको तो मार नहीं सकते बेटा। लेकिन पैदा होने के बाद ये कल को क्या बनना चाहिए? एक अच्छा फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, सोशली फिट इंडिविजुअल बनना चाहिए। किसके लिए? हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी एंड पॉपुलेशन के लिए। तो इसलिए बेटा इसको केयर देने के लिए हमने क्या प्रोग्राम शुरू किया? RCH, ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। समझ आई बात? ये क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फोटो ऐड कर दिया। तो ये फोटो डिपिक्ट कर रहा है किसको? RCH, और ये डिपिक्ट कर रहा है किसको? फैमिली प्लानिंग को। दिस मच इज क्लियर? तो पढ़ते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है? अरे जल्दी बोलो, अभी तो बताया बेटा, ग्रैफ दिखाया था ना, जल्दी। अनकंट्रोल्ड, अब इस अनकंट्रोल पॉपुलेशन को रोकने के लिए बेटा हमने क्या बनाई? स्ट्रेटेजीज बनाई, और स्ट्रेटेजी क्या है? फैमिली प्लानिंग एंड RC। समझ आया? तो पढ़ते बेटा इसको जल्दी जल्दी। इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन द टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल। ये पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है। ये जो फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम यूज किया गया है, शुरू किया गया, ये कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम, ऑल्दो बाद में इंटरनेशनल बन गया बेटा, लेकिन शुरुआत में ये क्या था? खाली इंडिया के लिए था, मतलब नेशनल लेवल पे था बेटा, ठीक है ना। एंड नेशनल लेवल टू अटेन शाबाश टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल बेटा, यानी हमने इस प्रोग्राम में फोकस किया कि हम अपनी सोसाइटीज को एजुकेट करेंगे बेटा, ठीक है, सोशल लेवल पे अलग अलग मीडियम के द्वारा, ताकि उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आइडिया पता चले, जिससे पॉपुलेशन को हम क्या कर सके बेटा? कंट्रोल कर सके। समझ आया? आगे बढ़ते बेटा। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड
were initiated in, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट पे क्वेश्चन पूछा गया। तो फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम कब शुरू किया? 19 एंड वेर पीरियोडिकली असेस्ड बेटा, मतलब इनको हमने बार बार क्या किया? इंप्रूव किया बेटा, चेंज किया, इनमें बहुत सारी चीजें ऐड करी, बहुत सारी चीजें माइनस करी बेटा, ठीक है ना। आगे इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरसीएच बोलते हैं। समझ आया? यहां तक तो कोई मसला नहीं है, पक्का? तो यहां तक आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या याद रखी? ये सबसे इजी चैप्टर है बेटा, मतलब ये 3-4 मार्क्स ना बेटा मतलब फ्री में मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने याद रखी डेफिनेशन बेटा, क्लियर है बच्चा? उसके बाद आपने याद रखा WHO बेटा, उसके बाद याद रखा शाबाश जिनीवा बेटा, ठीक है। उसके बाद याद रखी प्रॉब्लम बेटा, है ना। प्रॉब्लम क्या थी? जल्दी जल्दी, पॉपुलेशन का इंक्रीज था बेटा। फिर हमने क्या किया? शाबाश स्ट्रेटेजीज बनाई। स्ट्रेटेजी क्या थी? कंट्रोल पॉपुलेशन। और स्ट्रेटेजी में क्या बना? फैमिली प्लानिंग बना। कब? 1951 में। मॉडिफिकेशन क्या बना? RCH। बस इतना ही है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए बेटा ये पढ़िए। फैमिली प्लानिंग में हमने क्या क्या चीजें यूज करी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट, जल्दी जल्दी, स्मॉलर फैमिली। यानी हमने लोगों को मोटिवेट किया कि फैमिली क्या रखो? छोटी रखो बेटा, समझा? और वो फैमिली छोटी का मतलब क्या हुआ बेटा? बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर के हम दो हमारे दो, मतलब अगर मदर एंड फादर है तो गवर्नमेंट ने लोगों को बेटा एजुकेट किया कि भाई अगर आप दो तो बच्चे भी कितने रखो। लेकिन ये रूरल के लिए एप्लीकेबल है बेटा, अर्बन के लिए एप्लीकेबल, अर्बन में हमने खाली एक को समझ आ रहा बेटा? तो पढ़ लो क्या लिखा बेटा। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स आर बिल्स शोइंग विद अ स्लोगन। याद है स्लोगन हम दो हमारे दो किस प्रोग्राम के लिए यूज किया गया? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। समझ आया ना बच्चा? आगे बढ़ते हैं। मैनी कपल्स मोस्टली द, तो ये प्लीज याद रहा, इंपॉर्टेंट है। तो हमने रूरल के लिए यूज किए 2 बच्चे और अर्बन के लिए यूज हमने किए शाबाश जल्दी जल्दी 1 बच्चा बेटा। पढ़ लो जल्दी जल्दी शाबाश। मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड। क्लियर हो गया बेटा? अब ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, इसको सुनाओ ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया प्यूबरिटी बेटा, याद है सबको? क्या हो गया? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई प्यूबरिटी बेटा, क्लियर है बेटा? प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है? एज ऑफ, जल्दी जल्दी, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी बेटा, याद है सबको? जो बॉयज के लिए कितना था? बस 16 में ले लेता एवरेज बेटा, है ना। गर्ल्स के लिए भी क्या था? 16 एवरेज था। याद है कि नहीं है बेटा? याद है सबको? अब अगर इमेजिन कर लो फॉर एक्स एक बॉय है एंड वाई एक फीमेल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। इन्होंने शादी करी 16 साल की एज में बेटा, मतलब इस लड़के और इस लड़के की शादी कब हुई? 16 साल की एज, ठीक है। तो मैं लड़की पे यहाँ पे फोकस करता हूँ बेटा, ठीक है। ये एक लड़की है बेटा, ये एक लड़की है जिसकी शादी 16 साल की एज में हुई। तो 16 साल के बाद 50 साल तक कितना टाइम बचता है? जल्दी जल्दी शाबाश। 16 साल के बाद 50 साल तक कितना एज बचता है बेटा? 34 ईयर्स बचते हैं ना। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि इस फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज जो है बेटा, रिप्रोडक्टिव एज जो है बेटा वो कितनी है? रीजन क्या है बेटा? बिकॉज ये इन सालों में हर महीने क्या रिलीज करेगी? एग रिलीज करती जाएगी। अरे करेगी कि नहीं? तो अगर मैं नॉर्मल काउंटिंग के हिसाब से चलूं बेटा तो ये कितने मैक्सिमम बच्चे पैदा कर सकती है? अरे समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर है? मेल का तो मैं यहां काउंट नहीं लूंगा बिकॉज पूरी लाइफ ही स्पर्म का प्रोडक्शन चलता है, ये क्लियर हुआ। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा हम क्या करें, हम इस फीमेल को बेटा 16 साल की एज में शादी करने से मना करें, ये क्लियर है ना। मतलब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आज के बाद इंडिया में किसी भी बेटी का शादी 16 साल का नहीं होगा बेटा, जो होगा उसको जेल डालेंगे बेटा, समझ आया ना। और हमने इसको बढ़ा के कर दिया कितना शाबाश, जल्दी जल्दी 18 ईयर्स कर दिया। 16 साल में शादी नहीं होगी, शादी कब होगी? 18 साल में होगी। शुरू हो गया? यहां तो क्लास है, हाँ हाँ ऊपर करा दो, मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। तो 16 साल में शादी नहीं होगी, शादी कब होगी? 18 साल में। तो मतलब हमने कितने बच्चों को कम कर दिया? अरे मैं मेरी बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? तो ये 2 बच्चा कम हम बेटा इस फैमिली से कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन से भी तो कर रहे हैं ना। तो इमेजिन कर लो बेटा एक सिटी में, मान लो कश्मीर एक सिटी है बेटा, यहां हमने ऐसे 1 लाख कपल्स को रोका कि भाई 16 साल में शादी नहीं कर सकते, कब कर सकते? 18 में बेटा। तो ओवरऑल हमने कश्मीर से कितने बच्चों को कम कर दिया? मल्टीप्लाई 2 कर लो भाई,
अरे समझ रहा, 2 लाख बच्चों को हमने कम कर दिया। ओवरऑल देश में वो कितने बच्चे होंगे? नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर हो रहा है बेटा? तो गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया कि भाई अगर हमको पॉपुलेशन रोकना है तो सबसे पहले तो लोगों को समझाएंगे कि 2 बच्चे रख दो, 1 बच्चा रख दो, पैसा दे देंगे, डैश डैश डैश। अब ऑफकोर्स बेटा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो तब भी बोलेंगे नहीं हमको ज्यादा बच्चे करने हैं बेटा, समझ आया ना? तो ऐसे लोगों के लिए रूल बनाया गया कि 16 से पहले शादी नहीं कर सकते बेटा, समझ आया ना? 17 में भी नहीं कर सकते, 18 के बाद कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो हमने मैरिजेबल एज को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया गर्ल्स में बेटा फ्रॉम 16 टू 18, समझ आया ना? और बॉयज में हमने कर दिया बेटा फ्रॉम 16 टू 21 और 22। ये क्लियर? ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जेंडर इक्वलिटी के लिए हमने ऐसा कर दिया बेटा। ये क्लियर हुआ? तो ऑटोमेटिकली इससे भी फर्क किस पे पड़ा? आपने मूवीज देखी होगी बेटा, पुराने जमाने में बाल विवाह होते थे। बाल विवाह समझते हो? बाल विवाह मतलब बच्चों की शादी, चाइल्ड मैरिज बेटा। ऑल्दो यहां भी हुई है, कश्मीर में भी बहुत कॉमन था, ठीक है? और बाहर तो और ज्यादा कॉमन था बेटा, और बाहर अभी भी कहीं कहीं पे गांव में ऐसा होता है। और उसकी वजह से बेटा 2 बड़े इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स थे। पहला, जिन लोगों की शादी होती थी उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। क्लियर है ना बेटा? बिकॉज उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मान लो बेटा उनने गलती से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, और ऐसी फीमेल के अंदर बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेटा इतने डेवलप्ड नहीं है कि वो सस्टेन 9 महीने किसको कर सके? बच्चे को कर सके। सो इट मोस्ट ऑफन लेड टू द डेथ ऑफ मदर और फीमेल बेटा। अरे समझ आया ना? मदर मरेगी तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली मरेगा बेटा। ये क्लियर है बच्चा? तो ये दोनों तरीके से इफेक्ट किया बेटा, फैमिली को भी इफेक्ट किया, उस इंडिविजुअल कपल को भी इफेक्ट किया, और जो पैदा होने वाला बच्चा था बेटा उसको भी इफेक्ट किया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेटा इसको क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया अप टू 18 ईयर्स। समझ आया? और ये भी हमने इंक्लूड किसमें किया है? फैमिली प्लानिंग में ही किया है बेटा। क्लियर हो गया? तो फैमिली प्लानिंग में पहली काम गांव वालों को करने 2 बच्चे, ऐसे याद रखो, स्टोरी है ना? शहर वालों को करना है जो इन दोनों में नौटंकी कर रहा है, गांव और शहर में, जो बोल रहा है तब भी ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो उसको कानून के दायरे में हमने लाया बेटा। कानून में बनाया एक रूल कि 16 साल 18 साल से पहले लड़की की शादी 18 साल के बाद ही हो सकती। ये क्लियर हुआ? तो पढ़ लो इसको बेटा। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, टू 18 years and that of males to 21 years, and incentives given to the couples with are 2 of the other measures taken to tackle this problem। क्या है बेटा? increased population है बेटा। अरे समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? आगे बढ़े? तो ये आप जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या दिख रहा है आपको? देखो ये क्या है, नजर रखो, देखो क्या है। देखो भाई, अब हमने बातें तो बहुत कर ली, ठीक है? मैंने आपको मतलब अभी हम ऑफिस में बैठे थे, ठीक है? WHO वाले, आप WHO के मुलाजिम हो, मैं WHO का डायरेक्टर हूँ, मान के चलो 2 मिनट के लिए। तो हमने देखा कि यार इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है? अब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मैंने आपसे पूछा भाई मेरे को बता क्या कर सकते हैं कि हम इंडिया का पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। ऑफिस में बैठ के बात चल रही है भाई, ठीक है ना? तो आप में से एक ने बोला सर फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है? दूसरे ने बोला सर पोस्टर लगवा लेंगे, 2 मिनट है। तीसरे ने बोला सर मैरिज की एज बढ़वा देंगे। समझ रहे हो ना? ये सारी प्लानिंग कहाँ चल रही है? इनसाइड 4 वॉल्स बेटा, इनसाइड ऑफिस। क्लियर है ना? लेकिन हमारे ऑफिस में बैठने से और ये सारी बातें थ्योरेटिकली करने से, हम आपस में थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं ना, क्या इंडिया का पॉपुलेशन कम होगा? तो अगर मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि इंडिया का पॉपुलेशन बेटा इन सारे अच्छे अच्छे सुझावों की वजह से, जो आपने सुझाव दिए बेटा, क्लियर ना, जो आपने अपनी राय दी बेटा, जो अच्छी राय है सबके सब, ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो, ये एक्चुअल में कंट्रोल हो पॉपुलेशन बेटा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें ऑफिस में रहना चाहिए कि ऑफिस से बाहर आना चाहिए? बाहर आना चाहिए, है ना? और ऑफिस में बाहर आने के बाद कहां जाना चाहिए? इनसाइड द पॉपुलेशन, इनसाइड द पीपल, इनसाइड द सोसाइटीज। समझ आया? विलेज में, शहरों में, कंट्रीज में जाना चाहिए बेटा। अरे क्लियर है ना? और कंट्रीज में जाना हमारे लिए या आप 4 लोगों के लिए इंडिविजुअली पॉसिबल, सो लेकिन इंफॉर्मेशन तो जा सकता है बेटा। बात समझ आ रहा है ना? तो अब इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गांव गांव, शहर शहर, घर घर, इंडिविजुअल तक पहुंचाने के लिए हमने 2 लोगों का सहारा लिया बेटा। कितने लोगों का? एक आपको मेरे पीछे दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंट मीडिया। इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने अखबारों में स्टार डलाए, हमने स्टैंप्स पे स्टार डलाए, हमने दीवारों पे लिखवाया बेटा। नहीं समझ रहा क्या बता रहा हूं मैं? क्लियर है ना? ये सब किस में आता है? प्रिंट मीडिया। जैसे आपको प्रिंट मीडिया का एग्जांपल दिख सकता है, ये प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है, ये प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है बेटा। अरे क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं?
समझ आ रहा है ना? तो मतलब नेक्स्ट चीज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना आपको बेटा, वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, कहां, समझ आया ना? तो पहला तरीका है प्रिंट मीडिया का बेटा, क्लियर है? दूसरा तरीका है बेटा ऑडियो विजुअल। क्या है बेटा? अब ऑडियो विजुअल का मतलब क्या हुआ, अभी तो जमाना बदल गया ऑफ कोर्स, लेकिन पुराने जमाने में लगभग लगभग ऐसा कोई घर नहीं था जहां रेडियो नहीं था बेटा। टीवी तो किसी किसी के घर में होता था। मेरे को अभी भी याद है, हमारे मोहल्ले के अंदर एक ही अंकल के पास टीवी था बेटा, और पूरे बच्चे शाम को उसी अंकल के घर में होते थे। लेकिन रेडियो हर किसी के पास होता था। तो हमने रेडियो में क्या करवाए, जिंगल चलवाए। जिंगल आज भी चलता है ना, पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूशन आया है कश्मीर में, डैश डैश, होता है कि नहीं होता? उनको शॉर्ट क्लिप्स को जिंगल्स बोलते हैं। तो हमने रेडियो में क्या चलवाए शबाश, अरे बात समझ रहे क्या बता? और वो जिंगल में क्या चला, यही हम दो हमारे दो, समझना, गर्भरोधक गोलियां, निरोध, डैश एंड डैश, ऐसे एड्स चलते थे पहले पहले रेडियोज के अंदर। तो वो किस में आएगा, ऑडियो में आएगा। नहीं समझ आ रहा क्या बता रहा हूं मैं? क्लियर है बेटा? जैसे पुराने जमाने में चलता था ये वादी की आवाज, रेडियो पे चलता था। चलो छोड़ो, तुम तो नए बच्चों को कहां पता होगा। फिर उसके बाद टीवी भी आए, तो हमने टीवीज के अंदर क्या करा दिया, एड चलवाना शुरू कर दिया। जैसे आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, तो ये टीवी का एड है बेटा। क्लियर हो रहा है मेरा बात कि नहीं हो रहा? समझ आया ना? या सिनेमा हॉल अगर आपने देखा होगा जिंदगी में कभी बेटा, तो मूवी शुरू होने से पहले वो ऐड चलते, तो वहां हमने ऐड चलवाए। मूवी के दो हिस्से होते हैं, इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद, हमने बीच में ऐड चलवाए। ये क्लियर है ना बेटा? तो हमने यूज किसको किया, डिस्पर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। शाबाश, हमने सारे ऑडियो मैकेनिज्म्स को यूज किया, वीडियो मैकेनिज्म्स को यूज किया, एंड प्रिंट मैकेनिज्म्स को यूज किया बेटा। अरे क्लियर? और यूज करके हम क्या फैलाना चाहते हैं, हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, दैट व्हाट आर द मीन्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अ फैमिली, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी, ए सिटी, ए कंट्री, एंड डैश एंड डैश एंड ए स्टेट एंड डैश एंड डैश। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हो गया? अब जब ये इंफॉर्मेशन हम, हाँ नहीं नहीं, कौन है, कौन है ये, वो क्या राइट वे की फैकल्टी मतलब? नहीं नहीं, नबील का है, बुलाओ एक बार इधर, एक बार इधर बुलाओ नबील, एक बार बुलाओ इधर नबील को। ये समझ आया मैंने क्या बोला आपको? ये क्लियर हो गया ना बेटा? तो हमने ये सारी यूज करी तो डिस्पर्स इन्फो, यहां तक तो समझ आया। अब डिस्पर्स जब इंफॉर्मेशन का होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बड़गांव गांव से 2 मिनट के लिए, तो मेरे गांव में एक जिंगल चला रेडियो पे बेटा, है ना? मेरे गांव में एक स्टार आया अखबार पे बेटा, मेरे गांव में कोई नाटक हुआ बेटा किसी चौराहे पे, ठीक है? अब ये नाटक, ये इश्तहार, ये जिंगल जो चल रहा है बेटा, ये हर किसी के पास पहुंच रहा है ना? हर एज ग्रुप के पास पहुंच रहा है, बच्चा भी इसको सुनेगा जिसकी, हाँ मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ये बोल रहे ना कुछ हाँ, वो राइट वे वालों को कहाँ जाना है मीटिंग में, क्यों उनको वो कौन है राइट वे, कौन है? जो ना वो 2 टीचर आए हैं, उनका डेमो है आज, उनका मीटिंग नहीं है। मैं भी आ रहा हूँ ऊपर, कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट और, ठीक है? ये समझ आया ना? लेकिन ये हर किसी के पास जा रहा है ना, मतलब हम हर किसी को बोल रहे हैं भाई शादी नहीं करनी है, 2 बच्चे करने हैं, डैश एंड डैश एंड डैश। ये क्लियर है? लेकिन इमेजिन कर लो कि हमने कुछ ऐसा किया कि हमने टारगेट किया खाली उन्हीं लोगों को जिनसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, उस एज ग्रुप को टारगेट किया जिनकी अगले साल शादी होने वाली है, उस एज ग्रुप को टारगेट किया जो 18 साल की एज में आने वाले हैं, नहीं समझ रहे ना? उन बच्चों को टारगेट किया जो स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और स्कूल्स के अंदर उनको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं बेटा सेक्स रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है, पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या नुकसान होते हैं, कम पॉपुलेशन के क्या फायदे होते हैं। तो ये वाली चीज ज्यादा बेटर रहेगी कि वो जो हम सबके लिए कर रहे हैं वो वाली चीज बेटर रहेगी? दोनों बेटर रहेंगी बेटा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दोनों बेटर है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन है? टारगेट ऑडियंस बेटा, मतलब जो मेरे ऑडियंस टारगेटेड, समझ रहे हो ना? तो गवर्नमेंट ने दोनों को यूज किया। गवर्नमेंट ने सारे गवर्नमेंट मुलाजमों को बुलाया और एनजीओ को बुलाया। क्लियर है ना? गवर्नमेंट मुलाजमों को बोला भाई अपने लेवल पे आप स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन, एनजीओ को बोला आप अपनी लेवल पे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो, और दोनों मिलकर जब इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं बेटा, वो डिस्पर्सल लोकल लेवल पे भी हो रहा है और वो डिस्पर्सल टारगेटेड लेवल पे भी हो रहा है बेटा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और दोनों का मकसद, दोनों का फायदा क्या है? दैट वी वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बेटा। हाँ बस 2 मिनट वेट कर, मैं आ रहा हूं। तो चलो ये मैं कल करा देता हूँ यार अभी, ठीक है? ये एक बार पढ़ लो, यही है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। तो कल पढ़ा तो इसमें एक मजेदार चीज बतानी मेरे को, कल बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन कल थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज। हाँ